साथियों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं अगला चैप्टर 2 अर्थ एंड इट्स मोशंस। ये भी अच्छा चैप्टर है। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी और इसके मोशन से ही हम देखते हैं पृथ्वी पे दिन रात होते हैं, ध्रुवों पर 6 महीने दिन 6 महीने रात। ये सब चीज़ें पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से संबंधित हैं। सूर्य के परिक्रमण से जो सीजन में परिवर्तन होता है, जैसे भी हम ठंडी में हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो इस समय पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर है, दक्षिणी गोलार्ध करीब में है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब पृथ्वी के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारे तरीके के सिद्धांत आए। किसी ने कहा कि पृथ्वी फ्लैट है, आप इसके सब तरफ जहाज चला सकते हैं। किसी ने कहा कि पृथ्वी समुद्र से घिरी हुई है, सब नदियाँ ये पृथ्वी है और सब तरफ से समुद्र है। किसी ने ऐसा कहा। जैसे हमने कल ही कहा था कि विभिन्न तरीके से मिथ आते हैं, तब ज़्यादा ही हम कहें कि परिमार्जित थ्योरियों का जन्म होता है। बाद में आए पाइथागोरस, उन्होंने कहा कि पृथ्वी एक गोला है, जिसे उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस ज्योमेट्रिक शेप है। तो आप थोड़ा सा केवल नाम याद रखें कि पाइथागोरस जी ने कहा, पाइथागोरस ने कहा पृथ्वी का आकार ये क्या है, ये एक तरीके से ये स्फेयर है, मोस्ट हार्मोनियस ज्योमेट्रिक शेप है। हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक सिमेट्रिक कहने का संस्था हार्मोनियस शेप। आगे फिर अरस्तु आए। अरस्तु ने हम कहें कि काफ़ी कुछ पृथ्वी के बारे में अवलोकन किया कि इन्हीं मत का हम कहें तो समर्थन किया अरस्तु ने भी गोले का। अरस्तु ने उस मत का समर्थन किया। इस प्रकार अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी गोल है, जो आज के समय में हम सैटेलाइट और अब तो बहुत आगे साइंस निकल चुका है, हम दूसरे ग्रह को जानने में सक्षम हुए हैं, तो पृथ्वी के बारे में तो हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। पृथ्वी गोलाकार है। अब जो नोट्स लेंगे उसमें अन्य जानकारी भी दी गई है कि पृथ्वी के गोल होने से संबंधित तर्क उसमें है कि जब सनसेट हो जाता है तो उस समय माउंटेन की पीक प्रकाशित रहती हैं, तो इससे भी पता चलता है कि वो ऊंचाई पर है। या तो सभी जगह अगर उजाला होता तो ऊंचाई पे होने से ही कैसे, अच्छा ये कैसे होगा कि सनसेट पे वो जैसे पृथ्वी है, मान लिया माउंटेन है, ऐसे ऐसे कुछ हम लोग यहाँ रहते हैं। अब सूर्यास्त हो रहा, सूर्य कहीं यहाँ क्षितिज पे पहुँच गया, तो अब जो सूर्य से जो रोशनी आएगी अगर आप ध्यान से देखें इन पे पड़ रही होगी, सन अर्थ, हम लोगों के पास यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ अंधेरा होगा। तो ये गोल होने का ही प्रतीक है। अभी अगर देखो ये फ्लैट होता, सूर्यास्त होता, तो कुछ भी होता है रोशनी सब जगह पड़ती समान रूप से। अरे भाई इस पर अगर आप रोशनी डालोगे तो सभी जगह पड़ेगी चाहे जो रहे। तो ये एक था कि माउंटेन चमकते हैं, जहाज समुद्र पार करते हुए क्षितिज में गायब हो जाते हैं। इसको कि मैं टर्म समझा रहा हूँ कि कैसे। अब देखिए ऐसे पृथ्वी है, गोल ही है, तभी ये जहाज को ही हम लेके अगर जा रहे हैं। तो ये हम अगर यहाँ पर थे जब वो जहाज चली थी तो हम देख पा रहे थे कि धीरे धीरे देखिए क्षितिज पे गायब हो गई। जाहिर सी बात है गोल का प्रतीक है। अगर ये फ्लैट होता है इसे, तो इसे हम देखते काफ़ी दूर तक देखते, तो क्षितिज में छिपता नहीं, लाइन ऑफ साइट। चंद्रमा एक डिस्क की तरह दिखता है, यस। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी का पर गोलाकार छाया पड़ती है।
अभी इसको हम ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, जो इक्लिप्स हैं, सोलर लूनर इक्लिप्स कैसे, तो उससे भी पता चलता है कि जो सर्कुलर शैडो बन रही होती है वो भी पृथ्वी के गोलाकार का है। अगर कोई चीज़ रेक्टेंगुलर होगी तो उसका शैडो रेक्टेंगल बनेगा, पृथ्वी गोलाकार है तो शैडो जो चंद्रमा बनता था तो कुछ हम कहें सर्कुलर बनता था शैडो। तो ये तो रहे इसको कुछ तर्क इसके समर्थन में। अब आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण बात पृथ्वी में। वास्तव में जो पृथ्वी का आकार है वो पूर्ण रूप से गोल ना होकर के जियोइड है। तो पृथ्वी का जो शेप है वो जियोइड है, इसे हम भू आभ भी कहते हैं। ये कोलाइनर में आ सकता है। इसका मतलब क्या कि भूमध्य रेखा पर ये कुछ उभरी हुई है। ऐसे अगर हम कहें ये अगर भूमध्य रेखा बना रहे हैं तो यहाँ ऐसे कुछ ये उभरी हुई है, इसीलिए इसके आप देखेंगे जो रेडियस में थोड़ा अंतर भी है अर्थ, तो यहाँ पर कुछ उभरी है। और ध्रुवों पर जाहिर सी बात अगर यहाँ उभार है तो ध्रुवों पर चपटापन दिखेगा ही दिखेगा, इसी को जियोइड कहा जाता है। और ये जो उभार है, चूंकि यहाँ अब पढ़ते हैं कि अपकेंद्रीय बल एक होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, तो इस उभरने का जो कारण है, कारण इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम लिख दे रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय का मतलब जो किसी भी गोले में केंद्र से बाहर की तरफ लगता है उसको अपकेंद्रीय लगते हैं। और परिध पर स्थित वस्तु अगर अंदर की तरफ खींच रही है तो उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ जितना ज़्यादा नज़दीक होगी केंद्र के उतना ही उस पर खिंचाव ज़्यादा लगेगा। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी है, अर्थ है, ये सेंटर है। अंतरिक्ष में बाहर जो वस्तुएं, एक समय के बाद में यहाँ पर इसका गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नज़दीक बढ़ता जाता है। तो आप कहेंगे कि ये, अब जाहिर सी बात है कि ये जो भूमध्य पे ये दूरी ज़्यादा होती है, इसीलिए भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कम होता है किससे, ध्रुवों पर, जो हमारे पोल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे। तो एक ऑनलाइनर जानकारी है, आप याद रखिएगा। दूरी की बात करें, चूँकि थोड़ा नज़दीक होता है इसके अपेक्षाकृत, ज़्यादा अंतर नहीं। अगर देखें कि भूमध्य रेखा पे जो इसका पृथ्वी का डायमीटर है वो लगभग है 12,756 किलोमीटर, और जो यहाँ है ध्रुव पे वो है 12,714। अप्रॉक्स में हम इसको कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या, अप्रॉक्स में हम बोलते हैं 6400 किलोमीटर। ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब मोशन ऑफ अर्थ आता है अगला, कि मोशन ऑफ अर्थ, मैं समझ रहा हूँ आप इसको समझ गए होंगे। पृथ्वी का आकाश में ध्यान देने वाली बात है, पाइथागोरस ने कहा स्फेयर, अरिस्टोटल ने कहा स्फेयर की तरह फ्लैट जो कुछ लोग मानते थे, चलिए वो पहले मानते थे। उसके बाद में गोल है तो उसके विभिन्न, अगर आपको किसी तरीके का स्टेटमेंट दे दिया कि इससे गोलाकार आकृति पता चलता है, यस, तो आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल पा जाएंगे। रियल शेप जो पृथ्वी का है वो है जियोइड, भूआभ जिसे कहते हैं, यानी ये जो है पृथ्वी उभरी हुई है ध्रुवों पर, ये भूमध्य रेखा पर। तो पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, ये है आपका भूमध्य रेखा अर्थ है। कैसे शुभार दो हल्का सा,
ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताएं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये भूमध्य रेखा पर कम, क्योंकि यहाँ दूरी ज़्यादा होती है, ध्रुवों पर अधिक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। व्यास की हम बात करें तो व्यास ध्रुवों की तरफ से अगर देखेंगे तो 12,714 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 12,756। तो आप याद रखिएगा इसे ज़्यादा। अब आते हैं पृथ्वी का जो मोशन हो, दो होता, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन रिवॉल्यूशन, इसका मतलब होता है अपनी अक्ष के चारों तरफ घूमना, यानी कि स्पिनिंग, दूसरे सब स्पिन अराउंड ओन एक्सिस। और ये तो आप जान ही रहे हैं कि सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। मतलब कि मूवमेंट अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिट। आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ अपनी एक्सिस के चारों तरफ, यहाँ अपने ऑर्बिट में घूम रही है। ये अक्ष के पे ही घूम रही है, स्पिन कर रही है, ये अपने ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगा रही है अराउंड सन। अराउंड सन। तो आप समझ गए होंगे कि अंतर क्या है। रोटेशन से संबंधित कुछ बातें हम बता दे रहे हैं और तो आप जान ही रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात कि पृथ्वी के रोटेशन से क्या होता है, तो पहले हम देखते हैं रोटेशन। आप समझिए रोटेशन का मतलब कि अपने अक्ष पे घूमना। जो पृथ्वी की हम कहें घूर्णन अवधि है वो है 23 घंटे 56 मिनट 4 से। ये सब पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है रादर दैन यूपीएससी, क्योंकि उसमें ऑनलाइनर का स्कोप ज़्यादा बनता है। ये इसकी हम कहते हैं कि घूर्णन अवधि या रोटेशन पीरियड इतना है। पृथ्वी को कहें तो ये लगभग टिल्ट है, कहाँ से कि अगर हम देखें पृथ्वी एक प्लेन मांग के, तो ये लगभग टिल्ट है 23.5 डिग्री। गए भाई बन जा। अच्छा, ये कौन सा है अब आपको हम बताएं तो ये जो है ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
अगर कहे कि अपनी क्षितिज से ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे तो इससे आएगा 66.5 डिग्री आएगा। ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, बड़ा ही माइंड से उन्होंने सेट किया था। तो जाहिर सी बात है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस खींचेंगे हम इसके इक्लिप्टिक प्लेन से, तो उससे वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन आप नीचे से देखेंगे तो 66.5 है। नॉर्मल सा आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे फंसाने को आ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ये पृथ्वी झुकी ना होती तो हमेशा दिन रात बराबर होते, अगर नहीं टिल्ट होती। इफ नॉट टिल्टेड तो क्या होता, डे एंड नाइट इक्वल होते। अब वेलोसिटी आप देखें, सिंपल सा भाई देखें कि वेलोसिटी केवल ये आपको पॉइंट याद रखना है। वेलोसिटी जो होती है पृथ्वी की घूर्णन के, अगर आप भाई कोई भी गोला है इसके ऊपर अगर ये इसी एक्सिस के राउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पर कुछ रख देंगे तो वो वहीं स्थिर रहेगा, उसको महसूस भी नहीं होगा। यहाँ पे रखिए, उसको इतना चक्कर लगेगा कि आप समझ जाएंगे। जैसे आप लोग हाथ में लेकर के ऐसे धागे में कुछ बांध करके घुमाते हो तेज़ी से, तो इसका कितना ज़्यादा आप देखेंगे ध्यान से वेलोसिटी होती है कि आप ही समझते हो कि चोट भी, इम्पैक्ट, मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जहाँ अपने हाथ से आप इसको पकड़े हुए हैं, यहाँ लगभग शून्य रहता। तो इसलिए वेलोसिटी अगर हम कहें तो पोल्स पे मिनिमम होती है, सॉरी, पोल्स पे मिनिमम और इक्वेटर पे होती है मैक्सिमम। तो ये आपको याद रखना है, वेलोसिटी अर्थ की जो घूर्णन वेलोसिटी है उनको। तो ये चेंज होता जाएगा कि जैसे ये अर्थ है तो यहाँ से अगर यहाँ होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, उसको ओमेगा से हम डिनोट कर सकते हैं। फिर ऊपर जैसे जाएंगे तो ये घटते घटते यहाँ मिनिमम हो जाती है। तो यानी जैसे हम अगर कहें कि भूमध्य से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो पृथ्वी की ये जो वेलोसिटी है वो कम होती जाती है। अर्थ रोटेशन का इफेक्ट तो आप जानते ही हैं, इससे दिन और रात होते हैं। टाइम में इससे डिफरेंस आता है, जाहिर सी बात है। इसे तो हम इफेक्ट की बात लिख लेते हैं थोड़ा। तो डे एंड नाइट का ये रीजन है। फिर दो टाइम वेरिएशन, जैसे देखते हैं भारत में 5.30 GMT है, ग्रीनविच का जो मेन टाइम है उससे 5.5 घंटा भारत आगे है। अच्छा, घूर्णन एक बार देखना, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो पश्चिम से पूरब पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो पश्चिम से, ये वेस्ट है, ईस्ट है, ऐसे करती है घूर्णन। ये आप इसे समझ सकते हैं कैसे कि देखिए यहाँ है इंडिया, अगर हम कहें तो यहाँ है इंडिया, यहाँ इंडिया। यहाँ देखेंगे अगर 6 बजे दिन हो जा रहा है, सुबह 6 बजे मान लिया सूर्योदय हो रहा। अब देखो ये पृथ्वी से घूर्णन कर रही है, ऐसे ऐसे घूर्णन कर रही है, ऐसे घूमते घूमते जाएगी, तब यहाँ इंग्लैंड आएगा ना, ये जो इंग्लैंड है फिर यहाँ आएगा। तो इसीलिए यहाँ पहले सुबह हो जाएगी, यहाँ बाद में होगी। तो यहाँ अराउंड हम कहें तो रात को इस समय, यहाँ जिस समय सुबह हो रहा वहाँ 12:30 बज रहा होगा। ये यहाँ फिर पहुँचेगा ऐसे ऐसे, इसलिए बाद में सुबह, सूर्योदय पहले हो जाता है इंडिया में, तो इस टाइम से इससे आगे है। तो यहाँ जब 6 बजेगा तो यहाँ रात हो चुका होगा, वो दोपहर हो चुका होगा 11:30 बजे। तो इस तरीके से आज समझ सकते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। बस एक लाइन आप याद रखिएगा पृथ्वी को पश्चिम में, इसीलिए पश्चिम में सब चीज़ सूर्यास्त होता है जो आपको दिखता है। रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से हम कहें एक कोरियोलिस बल, रोटेशन से कोरियोलिस बल आता है। कोरियोलिस बल घूर्णन वाले ऑब्जेक्ट में होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे जब भारत में हम बात करेंगे मानसून को लेकर के। कोरियोलिस बल इतना ही आप याद रख लीजिएगा कि
कोरस वन में जो होता है भूमध्य पे 0 होता है, इक्वेटर पे 0 और ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। इसे हम फिर अच्छे से बाद में देखेंगे। इसी में आता है एक फेरल्स लॉ, जो मानसून में हम पढ़ते हैं। तो आपको केवल इतना ही याद रखना है। आगे देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कोरियोलिस बेल्ट इक्वेटर पे 0 होता है। इससे जो व्यापारिक पौने होती हैं, ध्रुवीय पौने होती हैं, फिर मध्य में जो पौने चलती हैं पछुआ, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि इस बल का कितना सारा यूज है, आपको फिर समझ में आएगा। केवल आप अभी ये जानकारी रखिए कि इक्वेटर पे 0 और पोल्स पे मैक्सिमम होता है। आप समझ ही रहे हैं कि जो पृथ्वी पे टाइड्स आते हैं, टाइड, वो ग्रेविटेशनल, जो सूर्य चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल है, उसके अलावा उसमें रोटेशन का भी योगदान होता है। पृथ्वी के रोट, आप समझ रहे हैं। अभी आपने यहाँ पर देखा था कि अभिकेंद्रीय बल के बारे में, कहाँ गया कि जो उभार रहता है भूमध्य क्षेत्र में, तो वो अभिकेंद्रीय बल, तो उस घूमने से अभिकेंद्रीय बल है, तो उसी से पृथ्वी कोई चीज़ बाहर की हम कहीं तरफ फेंकती है, तो उसका इसका भी योगदान है टाइड में। फिर आगे चलते हैं। हमने इफेक्ट देख लिया है, अब देखते हैं हम पृथ्वी के जो, अरे वो तो आप समझ रहे हैं किसमें, एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वही सर्कल ऑफ, कोई खास चीज़ तो नहीं है लेकिन लिखा है, हम बता देते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन वही है कि वह रेखा, वह लाइन जो सेपरेट करती है, सेपरेट्स लाइट एंड डार्क, जो उजाला अंधेरा को अलग करने वाली रेखा हो, उसी को कहते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आगे चलते हैं। अब आता है रिवॉल्यूशन, मतलब सूर्य के चारों तरफ। जो दूसरा था हमारा पॉइंट, वो था सेकंड, रिवॉल्यूशन। हिंदी में इसको कहते हैं परिक्रमण। अभी आपने पढ़ा कि ये अराउंड द सन होता है, इन अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, अराउंड द सन। टाइम इसमें क्या लगता है आप लोग जानते ही हैं, 365 दिन 56, हम बात जब किए थे, अच्छा 23 घंटा 56 मिनट में बात किए थे शायद, क्या एक बार देख लेते हैं। 23 घंटा 56 मिनट। इसमें आपको जो टाइम लगता है, टाइम परिक्रमण काल, वो होता है 365 दिन एंड 6 आवर्स। इसीलिए देखो 4 वर्ष में, 4 ईयर में एक लीप ईयर आता है। जैसे 2024 में है, ये जो साल आपका शुरू हुआ है। अपने को तो आपने देख ही लिया कि पृथ्वी के अपने स्थान पे घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। सूर्य की किरण जो परिक्रमा करती है, जो पृथ्वी की गति होती है, कक्षीय वेलोसिटी अगर हम कहें, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये होती है लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से पृथ्वी चलती है। पृथ्वी की दूरी, जैसे हम कल एक बार चर्चा किए थे आपसे, उपसौर अपसौर वाला, हम देख लेते हैं कि ये सन है, सन है, ये है सन के चारों, तो हमने कहा था इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो ये बड़े अच्छे से हम मौसम के बारे में आज समझ भी लेंगे, अच्छा टाइम है। तो सूर्य किसी एक, हम कहें जो इलिप्स होता है उसके 2 केंद्र होते हैं, तो सूर्य किसी एक केंद्र पे होता है। तो यानी अगर हम इसको और एक्यूरेट बनाएं तो सन कहीं होगा यहाँ, अबे ब्लू ग्रीन हो जा, कलर तो चेंज कर ले भाई। सूर्य कहीं होगा यहाँ, किसी एक अक्ष पे होता है, अब अर्थ है, हमें समझना है।
अभी ठंडी चल रहा है, अभी पृथ्वी नज़दीक में है सूर्य के। हम कह सकते हैं कि अर्थ कहीं यहाँ है। जाहिर सी बात है कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी। अभी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे झुकी है। ये है पृथ्वी का अक्ष। देखो ये दिमाग से आपको अक्ष भी बनाना है। हमेशा ये ऐसा ही रहेगा, कितना भी आप लेके जाओ हमेशा ऐसे रहेगा। अब आप अगर इसमें ध्यान दें तो ये स्थिति है अभी की, दिसंबर में। हम मान सकते हैं कि इसको कहीं ना कहीं 22 दिसंबर, इसको ले रहे हैं हम 21 जून। ये हो गया जून, फिर सितंबर आ गया 23 सितंबर, एक और बच गया 21 मार्च। ध्यान से आप देखना, समझना। हमेशा पृथ्वी जिधर झुकी है उधर ही झुकी होगी। तो जाहिर सी बात है जब पृथ्वी इधर झुकी है तो ये उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर है, दक्षिणी वाला नज़दीक है। ये दूर है इसलिए ठंडी का सीजन चल रहा है उत्तरी गोलार्ध में। ये हो गया इस समय जो पृथ्वी सूर्य से कम दूरी पर, इसी को हम कहते हैं उपसौर, या इसी को हम कहते हैं पेरीहिलियन। इसको आप लिख लीजिए पेरीहिलियन। और ये जो दूर है इसी को कहते हैं अफेलियन। यही मतलब अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए सूर्य से जो कम दूरी पे होती है उसको पेरीहिलियन कहते हैं, और जब सूर्य से वह अधिक दूरी पर होती है तो उसे अफेलियन कहते हैं। आप समझ गए होंगे। तो ऋतुओं में परिवर्तन इसी से होता है, जो ऋतु में चेंज होता है आप देखते हैं वो इन्हीं से। वो पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमे, एक तो झुके होने से, और दूसरी केवल सूर्य के चारों तरफ जो भ्रमण कर रही है ऑर्बिट में, इससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पेरिहेलियन ये तो नज़दीक और दूर की स्थिति है। थोड़ा बहुत हम कहें तो सूर्य को मिलने वाले सूर्य तप में चेंज आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और हम इसको बारे में देख लें अच्छे से। आपने देख लिया होगा कि ये जो स्थिति है 22 दिसंबर के, आप समझ गए होंगे कैसे ठंडी, चूँकि डायरेक्ट रेज यहाँ पड़ रही हैं सूर्य की। ये चिन्ह से हम कर देते हैं प्रदर्शित इसको, ये डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं। ये हम कहें तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ, ये नीचे हो गया साउथ पोल। आप काफ़ी समझ गए होंगे। ये जो है ऋतु, इसको हम कहते हैं वसंत ऋतु। यहाँ पर है शरद, यहाँ पर है ग्रीष्म, और बचा क्या 21 मार्च। अच्छा मार्च नीचे, ओके, वसंत यहाँ हो जाएगा। और ये इसको हम कह देंगे, यार इतना चेंज होता है भैया, इसी को कहा ये हो जाएगा आपका शीत, और ये हो जाएगा आपका शरद। ये है उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में इसी के जस्ट चेंज हो जाएगा। तो अगर क्रम से आपसे पूछे कोई तो ध्यान रखिएगा कि शीत मतलब ठंडी वाला चल रहा, शीत के बाद आएगा वसंत, वसंत के बाद में आएगा ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद में आएगा फिर शरद। हल्की हल्की ठंडी जब शुरुआत होती है, और यहाँ हल्की हल्की गर्मी, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगर क्रम आ जाए सेट करने को तो आप ऐसे सेट कर लेंगे। अब मैं नहीं समझा कि इसमें और कुछ बचा होगा। हाँ, कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं इसमें, जो आप खुद भी जान रहे हैं कि पृथ्वी के रोटेशन का जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन सूर्य के चारों तरफ, तो इसमें जो होता है वो ऋतुओं का चक्र, जैसे हमने आपको अभी बताया कि ऋतुओं में जो बदलाव आता है, साइकिल ऑफ सीजन्स हम कह सकते हैं, साइकिल ऑफ सीजन। यार इंग्लिश हिंदी में पढ़ाना सबसे ख़राब बात है, ऋतुओं का चक्र। दूसरा, दिन रात की लंबाई में भिन्नता भी हम आपको बता देते हैं, दिन एवं रात की लंबाई में भिन्नता। और वो जो अभी आपको बताया कि जो पृथ्वी के पास इंसोलेशन आता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन होता है।
तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन में चेंज आता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी झुकी हुई है, ये सन के सामने वाला भाग आप देख रहे हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध, इसलिए अभी भी यहाँ दिन है। फिर ये जब स्थिति चेंज हो रही है दूसरी तरफ, तो भी वहाँ दिन है। तो इसलिए इस वाले एरिया में दूर है, तो यहाँ पर ठंड रात ही रात होगा यहाँ तक, मार्च तक, यहाँ से लेकर के लगभग जून तक। फिर क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी से दूर है, उत्तरी गोलार्ध वाला, फिर यहाँ देखेंगे जब ये हिस्सा नज़दीक आएगा उत्तरी गोलार्ध वाला, तब यहाँ दिन शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्रुवों पर 6 महीना दिन 6 महीना रात होती है। और यहाँ देखिए, यहाँ आप देखते हैं तो पृथ्वी का हम कहें सूर्य जो चमकता है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस गोले माध्यम से दिखाना तो अभी उतना संभव नहीं हो रहा है। अगर आप इसको जूम करें तो भूमध्य रेखा पर चमकता है। तो आप लिख लीजिए 21 मार्च एंड 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, इक्वेटर पर होता है। इसीलिए क्या होता है, दिन रात की लंबाई बराबर। और जाहिर सी बात है, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आएगा कर्क रेखा पे, तो वहाँ पर दिन 14 घंटे के आसपास पहुँच जाता है। तो ये हुआ कुछ जानकारी। आप तो, मुझे तो लगता है कि आप तो इतना जानते ही होंगे। ये हो गया इक्वेटर, और आपका ये 23.5 डिग्री पे। तो सोचिए कितना ही कोइंसिडेंस है। अरे भाई मर जा शमशान। ये हो गया, दूसरा जो हो गया वो बस समझे। तो नीचे क्यों नहीं आता है? तो ये हो गई कर्क रेखा। अरे भैया, ये हो गई कर्क और ये हो गई मकर। ये भी, ये 0 डिग्री यहाँ से शुरू होता है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। यहाँ 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 90। मुझे लगता है एक बार अच्छा देशांतर का भी एक क्लास होना था, हम देख लेंगे अगर ज़रूरी होगा। ये है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, कर्क मकर। ये उसी से कोरिलेटेड है, अपने अक्ष पर झुकी होने से ही। अब आप समझ गए होंगे, इसमें कोई जानकारी विशेष अब शायद नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक की हम लोग चलते हैं। अतः जो सूर्य है अगर इधर रहता है भूमध्य से लेके इस साइड में, मतलब हम कहें तो उसको उत्तरी अयनांत कहा जाता है, और जब दक्षिण में है तो उसे हम दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है। और 23 जून को जब सूर्य यहाँ पर 21 जून को होता है कर्क रेखा पर लंबवत, तो उसे हम कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति, समर सोल्स्टिस। समर सोल्स्टिस, ग्रीष्म संक्रांति। जाहिर सी बात है, जब इस पे होगा तो उसको हम कहेंगे शीत संक्रांति। तो आप समझ ही रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं, जिसका जो टॉपिक है इक्लिप्स, हम दूसरे भाषा में कहें ग्रहण। इक्लिप्स,
इसमें यही छोटी छोटी जानकारी अगर वो पूछेंगे ग्रीष्म संक्रांत क्या है, कर्क रेखा, मकर ऋतुओं का इससे प्रभाव पड़ता है रोटेशन से, इनका क्रम बता दो, यही सब कुछ जानकारी। तो उतना हो गया, कुछ बचेगा तो आप देख लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स या ऐसे मटेरियल गौरव भाई पढ़ा रहे होंगे, वहाँ से आ जाएगा। इक्लिप्स को कहते हैं हिंदी में ग्रहण। ये होता क्या है? ये सिंपल सा है कि अगर किसी एक खगोलीय पिंड से, जैसे ये हुआ, प्रकाश दे रहा है कोई पिंड यहाँ, और ये प्रकाश पा रहा है, जैसे मान लिया सन, ये हो गया अर्थ या मून, दोनों भाई पाते हैं प्रकाश मून। तो अगर किसी इसी एक के कारण अगर इस पर आंशिक रूप से प्रकाश पड़ रहा है तो उसी को ग्रहण कहते हैं। मतलब कि एक खगोलीय पिंड से प्रकाश का पूर्ण या आंशिक अंधकार है जो दूसरे खगोलीय पिंड की छाया से, कब इस पे कम पड़ेगा? जब ये इसकी छाया से गुजरेगा। जाहिर सी बात है कि जैसे छाया का मतलब अर्थ है, सन है। अगर ये प्रकाश डालेगा तो प्रकाश कुछ ऐसे प्रकाश डालेगा, बैठ तू साला हटता क्यों नहीं यार, मुझे नहीं सुनना था। इसको मुझे चलाना वही सीखना पड़ेगा लग रहा। तो ये जो है ये किधर से होगा? दूसरा होगा दूसरा, हम कहे तो ऐसे ही होगा। हटाओ, टाइम टेकिंग है। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये है प्रकाश, और ये अब क्या स्थिति यहाँ हो गई? यहाँ हो गई स्थिति लगभग अंधेरा। अब यही है छाया और कुछ नहीं है। तो ये है छाया। अच्छा, इसी में ग्रहण के पहले मैं एक चीज़ और समझा दूँ आप लोगों को अच्छे से, कि आप बाद में ना फंसे इस चक्कर में। प्रकाश सोर्स से आ रहा, आप जान रहे हैं। ये हो गया, ओ हाँ चलो कोई बात नहीं। ये हो गया एकदम बड़ी कट्टर वाली छाया। हम्म ये जो हो गया बड़ी गहन छाया, इसी को हम कहते हैं अम्बरा। अम्बरा मतलब गहरी छाया हम कह सकते हैं। ये जो छाया है उसको हम क्या बोलेंगे? अम्बरा। ठीक। और एक जो छाया होती है ये एक छाया होती है ये वाली, ये हल्की थोड़ी छाया है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे पेनम्बरा। ये आप ध्यान रख लीजिए अच्छे से, अभी ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत इसका ज़रूरी पड़ेगा। पेनम्बरा, तो अम्बरा पेनम्बरा, एक तो इसको हम कह सकते हैं कि हल्की छाया। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर चंद्रमा इसमें आ गया, वो ध्यान से समझिएगा,
अगर चंद्रमा इसमें आ गया मून, तो ये पूरी तरीके से ढक जाएगा, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। अगर चंद्रमा इसमें आ गया हल्की छाया वाले क्षेत्र में, तो इसको क्या कहेंगे? आंशिक चंद्र ग्रहण, टोटल लूनर इक्लिप्स, पार्शिक या पार्शियल लूनर इक्लिप्स। अब आप समझ गए होंगे। ओह गलती, सॉरी, पार्शियल अभी बता रहा हूँ किसको कहेंगे। अगर इसमें देखो पूरा आ गया, इसके अंदर आ गया तो उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण हम कह दिए। अगर इसमें आ गया तो उसको पेनम्ब्रल कहते हैं, सिंपल उपज छाया, पेनम्ब्रल की उप छाया वाले क्षेत्र में पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। अगर इन दोनों के बीच में भाई ऐसी भी स्थिति एक समायोजन बनेगा, चंद्रमा यहाँ कहीं हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल लूनर इक्लिप्स। आप मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि स्थिति कैसे होता है तीनों चंद्र ग्रहण में। चलिए अब उसको हम बढ़िया से देख लेंगे। केवल ये आप हम कहें कि ये अम्बरा पेनम्ब्रा ही देखिए, ये भाई चलिए ये आप लोगों का ये हो गया होगा। अरे यार ये कैसे मिट गया भाई। चलो ठीक है, एक बार और हम बना देते हैं इसको। ये काला वाला क्षेत्र इसको कहते हैं अम्बरा, और ये जो वाला क्षेत्र है इसको पेनम्ब्रा। ओके, पेनम्ब्रा। चलिए अब बढ़ते हैं हम इक्लिप्स की तरफ। लूनर इक्लिप्स पहले देख लेते हैं। अब आप मुझे लगता है समझ गए होंगे कि इक्लिप्स क्या है। ये जाहिर सी बात है तब होता है कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक लाइन में। अगर भाई देखें कि सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ, चंद्रमा है, तो यहाँ सब पे प्रकाश बराबर पड़ रहा, तब नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी कंडीशन क्या है कि ये एक लाइन में हो। चलिए देखा जाए अब लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण जिसे हम कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तो जब, लिख लीजिए, जब चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा पर ग्रहण हो जाए, यानी जब चंद्रमा अंधकार में हो, यही चंद्र ग्रहण है। अरे कब होगा? जब चंद्रमा के आगे कोई आ जाएगा। आगे कौन आ जाता है? पृथ्वी, यानी पृथ्वी बीच में आ जाए, सिंपल पृथ्वी बीच में आ जाए, तो ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण। जब यानी कि सूर्य एंड चंद्र के बीच अर्थ आ जाए, सिंपल, यानी कि ये है सन, ये है मून, बीच में पृथ्वी बड़ी है भाई थोड़ी सी मून से, तो यहाँ आ जाए अर्थ, तो हो जाएगा आपका चंद्र ग्रहण। सिंपली आप समझ गए होंगे। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। अमावस्या पर चंद्रमा नहीं दिखता है। पूर्णिमा पे क्या होता है? अर्थ बीच में आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण। अमावस्या की स्थिति में चंद्रमा यहाँ आ जाता है, यहाँ। अब सोचो कैसे पृथ्वी दिखेगा? ये अंधेरा वाला भाग हो जाएगा ना, सूर्य पे यहाँ प्रकाश पड़ रहा है, और ये भाग हो जाएगा अंधेरा वाला। तो अमावस्या पे चंद्रमा, पृथ्वी अंधेरा भाग पृथ्वी की ओर होता है, इसलिए चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए थोड़ा। कि एक पॉइंट ये हो गया ऊपर वाला। दूसरा ये चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को, पूर्णिमा मतलब जाने पूर्णिमा, जो पूर्ण यानी कि फुल मून, फुल मून यहाँ दिखता है यहीं पर ही। और अमावस्या
अमावस्या मतलब होता है न्यू मून। अमावस्या में मून नहीं दिखाई देता। स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा बस, अगर आएगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। अमावस्या मतलब न्यू मून, इंग्लिश वाले भाई लोग समझो, न्यू मून। तो पूरा चमकता ठीक ठाक चेहरा शकल इसका यहाँ दिखाई देगा, ये जब होगा फुल मून की स्थिति में, पूर्णिमा की स्थिति में पूरा मुँह दिखा। अब हम देख लेते हैं कि चंद्रमा की जो 3 टाइप है। जैसे पहले भाई आप 2 सेकंड में इसको समझ जाएंगे। मैं पहले आपको बताया भी हूँ कि ओके 3 टाइप्स ऑफ लूनर इक्लिप्स। आपको जैसे बताया था सिंपली वही आपको आराम से याद कर लेना है। अगर मेरे पास में फ़ोटो होगा तो मैं वह फ़ोटो भी डाल दूँगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग फ़ोटो देख रहे होंगे। ज़रूर देख रहे होंगे। अब जब आप अपनी कॉपी में देखेंगे तब ये आपको अच्छे से दिखेगा। वह किधर गया भाई तू? ये गुड। ये देखिए अम्बरा कौन सा है आप देख रहे होंगे। अम्बरा ये जो है डार्क भाग, पेनम्बरा किनारे वाला ऊपर छाया। तो यानी कि मैं छोटा सा फिगर बनाऊंगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे। तो एक होता है टोटल, आप लोग लिख लीजिए टोटल लूनर इक्लिप्स, मतलब ये है सन, ये है अर्थ, ऐसे ही ये दूसरा, भैया आपको फोटो में है भी। तो ये हो गया आपका अम्बरा, और एक किनारे वाला हल्का हो गया उपछाया जिसे पेनम्बरा। तो आते हैं हम, दिस इज अम्बरा और दिस इज पेनम्बरा। तो नंबर 1, जब चंद्रमा अम्बरा में हो तो टोटल लूनर इक्लिप्स। नंबर 2, जब चंद्रमा अम्बरा मतलब चंद्रमा यहाँ हो मून, और जब चंद्रमा यहाँ हो, ये नंबर 1 है। चंद्रमा पेनम्बरा में हो हल्की छाया वाले में तो उपछाया चंद्रग्रहण। नंबर 3, जब चंद्रमा दोनों के सीमा पर हो तो पार्शियल लूनर इक्लिप्स। ये पेनम्बरल लूनर इक्लिप्स, आंशिक चंद्र ग्रहण। मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। जब चंद्रमा यहाँ हो मून, इतना ही आपको जानना है मैं चाहती हूँ। तो आई थिंक यू हैव डन इट। एक स्थिति आती है जब हम कहते हैं सुपर मून। चलो ये कॉन्सेप्ट एक है सुपर मून। सुपर मून कम होता है इसी पूर्णिमा में। जाहिर सी बात चंद्रग्रहण का दिखेगा पूर्णिमा में ही। तो जब पूर्णिमा में चंद्रमा पृथ्वी के करीब होती है, when moon's orbit close to earth,
तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में चंद्रमा 14% लार्जर एंड 30% ब्राइटर अपीयर होगा। यही है फुल मून। इतना ही याद रखिए जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के करीब होगी। एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ब्लड मून। ब्लड मून, ब्लड मून और कुछ नहीं है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा में पहुंचने पर पूरी तरीके से रोक देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक फोटो में आपको दिखाता हूँ, तुरंत समझ जाएंगे आप उस बात को। आपको मैं दिखा देता हूँ 2 फोटो। एक फोटो और हट जा भाई, बस सेम तो अलग ही लेवल का नाटक। इस फोटो इन दोनों पिक्चर से आप समझ जाएंगे कि ब्लड मून देखिए इसे लाल दिखता है। स्थिति क्या होती है, सूर्य है ये, आप देख रहे हैं इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, सूर्य संदेश जा रही है, शैडो है, पृथ्वी रोक ली काफ़ी कुछ, अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर कर देता है, ब्लू लाइट को परावर्तित कर देता है, केवल बचा रेड, तो रेड लाइट पासेस एंड थ्रो फॉल्स ऑन टू द मून, तो इसलिए चंद्रमा लाल लाल दिखने लगता है। विशेष स्थिति होती है, इसी को ब्लड मून कहते हैं। बस आप सिंपली तरीका समझ जाइए कि वायुमंडल द्वारा अपवर्तित जो होता है कि नीला रंग सब कहीं ना कहीं स्कैटर्ड हो जा रहा है, प्रकीर्णित हो जा रहा है, तो केवल रेड लाइट पास कर रहा है, तो वही जो वायुमंडल अपवर्तित कर रहा है रेड लाइट, इसी से चंद्रमा कभी कभी ब्लड के समान दिखता है। तो दिस इज ब्लड मून। दोनों चित्र आपको समझ में आएंगे। फिर एक आता है कॉन्सेप्ट ब्लू मून। ब्लू मून क्या है कि जब एक महीने में हम 2 बार चंद्रमा देखें, when we see full moon 2 times in a month, इसी को ब्लू मून कहते हैं। फुल मून तो आप अभी अब पढ़े ही हैं अच्छे से, पूर्णिमा की स्थिति। आगे सूर्य ग्रहण, अब इसी का जस्ट उल्टा, इसको हम कहेंगे सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य ना दिखाई दे, कोई कहेगा भाई सूर्य काहे नहीं दिखाई देगा, आप कभी ध्यान से समझना कि सूर्य इतना बड़ा है, पूरा अपना सोलर सिस्टम ये अर्थ है, किसी ऑब्जेक्ट की क्या मजाल कि सूर्य को बाधित करे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर चंद्र कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट आप अपने आँख से देखते हैं कुछ चीज़, तेरे की आँख पर ला साला की क्या बनना, आँख आपकी है मान लिया, अरे कुछ भी है भाई, आँख ही है, चलो आँख में कुछ फटार घुस गया लग रहा। तो इसे अपने आप आँख से आप कुछ चीज़ देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं। अभी आप कोई ऑब्जेक्ट अपने हाथ में लेकर के यहाँ करें तब भी वो बाहर का व्यक्ति दिखेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर एक छोटी सी उंगली आप अपने आँख के करीब ले आते हैं तो चाहे कितना भी भारी चीज़ हो नहीं दिखता है। तो यही रीजनिंग है, ये सेम चीज़ है कि सूर्य चंद्रमा की छाया कैसे पड़ जाती है, ड्यू टू सेम रीजन कि चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी करीब है, सूर्य बहुत ज़्यादा दूर है, तो चंद्रमा यहाँ कहीं है। छोटा सा देखो है मून, ये है सन, तो जाहिर सी बात है जब करीब में है तो उसकी छाया पड़ती है और बाधित कर देता है। तो यानी कि सोलर इक्लिप्स कब होता है आप जान ही रहे हैं, जब चंद्रमा सूर्य ग्रहण, नाम ही है, जब सूर्य पर ग्रहण लग जाए। कब लगेगा, जब सूर्य ग्रहण का मतलब, अब देखो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। ध्यान से चीज़ों को यार समझ लो कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और जब सूर्य
का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है बल्कि चंद्रमा की छाया पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। यानी चंद्रमा की छाया पृथ्वी पड़ती है तो सूर्य ग्रहण, और सूर्य की छाया चंद्रमा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण, यानी बीच वाले की छाया पड़ती है मेजबान पे। तो जब चंद्रमा बीच में आ जाए, सन एंड अर्थ के, तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए। तो यानी कि क्या होता है इस स्थिति में, चंद्रमा की छाया अर्थ पर। अच्छा, इसका काफ़ी सारा सिचुएशन होता है, हम कहें कि सूर्य ग्रहण का। तो सूर्य ग्रहण जैसे आपने देखा कि चंद्र ग्रहण केवल फुल मून के टाइम होता है, यानी कि पूर्णिमा के समय होता है। और ये सूर्य ग्रहण कब होता है, जब अमावस्या होती है। अगर आपको मैं समझाया था, अगर आपको ध्यान हो कि अमावस्या कब होता है, ये है सन, ये है अर्थ, ये बीच में मून। जब मून बीच में आती है तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है, अंधेरा वाला भाग पृथ्वी को दिखता है, इसलिए चंद्रमा दिखता नहीं है। इसी को हम कहते हैं अमावस्या की स्थिति, समझ लो अब। तो यानी कि इसी स्थिति में सूर्य ग्रहण होगा क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया है। यही मैं आपको समझाया था पहले ही। तो अब इसी तरह से यानी कि सूर्य ग्रहण कब होगा, केवल अमावस्या की स्थिति में। अमावस्या जिसे हम कहते हैं न्यू मून, जब चंद्रमा पृथ्वी को नहीं दिखता है, न्यू मून की स्थिति में। और पृथ्वी को नहीं दिखता लेकिन चंद्रमा कहता है बेटा मैं हूँ। जब सूर्य को ग्रहण लगाएगा तो पृथ्वी वाले समझ जाते रे राम हो बीच में आ गया। तो सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान होता है। तो अगर हम देखें कि जनरली क्या होता है, साल में 2 बार होता है जब चंद्रमा इस तरीके से सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है, जब ग्रहण की स्थिति होती है, तो उसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो लगभग साल में 2 बार ऐसी स्थिति। अच्छा, क्यों हमेशा नहीं, ये भी एक कारण है। क्यों हमेशा नहीं, क्योंकि चंद्रमा अपने धुरी पर 5 डिग्री झुका है, पृथ्वी 23.5, अतः हर न्यू मून एंड फुल मून को ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो 2 बार लगभग साल में होती है। अच्छा, अब देखो फिगर एक बना देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे फिगर है नहीं बनाते। तो ये है सन, ये है मून और ये है अर्थ। वही कहानी। यही इसी को ये जो सॉरी यही जो छाया पड़ रही है, तो ये सूर्य नहीं दिखता है, यही स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण की स्थिति एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब देखो जैसे यहाँ पर स्थिति थी, अगर हम देखें यहाँ पर ये अंबरा पेनम्बरा वाले में आंशिक पूर्ण, ऐसे ही सूर्य जो जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, यानी कि जब और करीब आ जाता है, तो ये आप अगर ध्यान से देखेंगे और जब करीब आ जाएगा मून, ये अर्थ है ये मून है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे ढक लेगा, तो इतना अंधेरा हो जाएगा।
तो उसी को कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक ले। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब? जब चंद्रमा और पृथ्वी करीब है, जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक ले। कोई फोटो अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि फुल सोलर इक्लिप्स, जैसे मैं कहा आपको कि आप पे डिपेंड करेगा कि आप देख कहाँ से रहे हैं। मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा, तुरंत समझ जाएंगे कि आप देख कहाँ से रहे हैं। चलो समझो। आई थिंक अब देखिए आप अच्छे से, आप इसको स्पीकर को देखिए। ये देख रहे हैं आप, अम्बरा दिख रहा है, अम्बरा द शैडो फुल्ली शेडेड कोर। पेनम्बरा दिख रहा है, द शैडो पार्शियली शेडेड आउटर रीजन। तो अगर अब देख रहे हैं, अगर पृथ्वी के आप इस रीजन में देख रहे हैं जहाँ इसका अम्बरा पड़ रहा है, तो आपको जो दिखेगा टोटल इक्लिप्स दिखेगा। अब आप अगर पेनम्बरा के रीजन से देखेंगे तो आपको पार्शियल इक्लिप्स दिखेगा। यही है, आप समझ गए होंगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण और पार्शियल सूर्य ग्रहण क्या है। और इसी को डायमंड रिंग इफेक्ट हम कहते हैं, जो पार्शियल वाले की तरह स्थिति होती है कि बिगिनिंग एंड एंड ऑफ टोटलिटी ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स, जब अंतिम लाइट सन के पास होती है। और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक हम आपको कॉम्बिनेशन स्थिति बताएं जब तीनों का स्थिति होती है। एक होता है CGG, CGG, और एक होता है पेरिजी, पेरिजी। CGG पेरिजी क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। जब सूर्य, सन, मून, अर्थ जब ये एक सीधी रेखा में हो, एक सीधी रेखा में, यानी तीनों एक सीधी रेखा में, तो उसको हम CGG कहते हैं। तीनों एक सीधी रेखा में, तो उसको हम CGG कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो तो उसको हम पेरिजी कहते हैं। यानी कि इस स्थिति में तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो तो उस स्थिति को हम कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो, तो ये हो गया पेरिगी। और जब चंद्रमा दूर हो तब उसको हम कहते हैं अपोजी। सब टर्म है। अपोजी मतलब अपोजिट समझ लो, पेरिजी मतलब पेरिफेरी में नज़दीक हो। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से मैक्स दूरी पर हो, एक टर्म याद रखिएगा, अगर आया एग्जाम में तो आपका काम चल जाएगा। चंद्रमा का परिक्रमण काल क्या है? चंद्रमा का किसके प्रति? सूर्य के प्रति तो होगा नहीं, तो परिक्रमण काल है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट पृथ्वी
का परिक्रमा करता है। एक टर्म और बचा है, 5 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे क्लास। वो है टाइड्स। टाइड मतलब ज्वार। ज्वार क्यों आते हैं? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूर्णन से जो संयुक्त प्रभाव है उससे होता है। तो यानी सन एंड मून का ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस अर्थ का रोटेशन से क्या आएगा? वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कब होता है? एक्चुअली ये होता है जब ये तीनों सीधी रेखा में है, तभी मैक्सिमम ज्वार आएगा। आप समझ रहे हैं ना कि अब जब चंद्रमा दोनों का ग्रेविटेशन चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लीजिए। चूँकि चंद्रमा नज़दीक है पृथ्वी के, अतः चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य से 2 गुना होता है। पॉइंट एक और नोट कर लीजिए कि सीजीजी की स्थिति में मैक्स टाइड आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेविटेशन होता है। एक फिगर के माध्यम से आपको हम अच्छे से समझा दूंगा चीज़ को। ये है सन, ये है अर्थ, ये है मून। ध्यान रखना, 2 स्थिति हो सकती है, या तो मून इधर हो जाए एक स्थिति, या तो मून इधर हो जाए। दोनों स्थितियों में ही सीजीजी का कॉम्बिनेशन है और मैक्स ज्वार आएंगे। अब देखना ध्यान से कैसे। सन, अर्थ, मून अगर उधर है तो इसने अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, पानी कुछ ऐसे इतना उठा। इसको बैलेंस करने में इधर भी उतना ही उठता है। चंद्रमा लगाया, ये थोड़ा सा इधर उठा। इसको बैलेंस करने में, चंद्रमा वाले को बैलेंस करने में ये भी इधर उठा उतना। तो अगर देखेंगे तो मैक्सिमम पहले इतना था, फिर बाद में इतना हो गया, यानी 2 यूनिट था, 5 यूनिट हो गया पानी का उठाव, यानी ज्वार। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अब दोनों अगर एक तरफ हैं, सन, मून, अर्थ। अब देखो दोनों एक साथ लगा रहे हैं। इस सन से कुछ इतना उठा, फिर ये मून से थोड़ा सा और उठा, तब भी ये पहले 2 उठा था, फिर 3 यूनिट और उठा, 5 यूनिट। तो यानी कि दोनों स्थितियों में समान आते हैं, मैक्स ज्वार आते हैं। अब आप समझ गए होंगे ज्वार के बारे में। भाटा क्या है? अच्छा, ज्वार क्या है? समुद्र के जल का ऊपर उठकर तटों की तरफ आगे बढ़ना, ये है ज्वार। भाटा, टाइड इसको कहते हैं। ये है वही जल का नीचे गिरकर तट से पीछे हटना, यही है भैया ज्वार और भाटा। अच्छा, लो टाइड कब आएगा? वही कहे ना, जब वो 90 डिग्री पे होंगे भाई। यानी ये अर्थ है, अर्थ पे ही ज्वार भाटा आएगा। अब भाई ये हो गया सन, ये हो गया मून। तो इस स्थिति में आप समझ ही रहे हैं, ये कुछ उठाएगा, ये उठाएगा, सब बराबर, थोड़ा सा डाउन ही हो जाएगा। इस स्थिति में लो टाइड आता है। बस स्टेटमेंट याद रखिएगा, इसको हम लो टाइड, क्योंकि ये बैलेंस कर देते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ दोनों को। ये आपको मैं अच्छे से बता दिया। इस चीज़ को समझना, बहुत ध्यान से रुक करके फिर समझना कि जब खींचता है सूर्य अपनी तरफ में, तो उसको बैलेंस करने के लिए इतना इधर जाता है। तो ये जो सूर्य ने खींचा, ये सूर्य का ज्वारीय बल है, हम कहें सूर्य का ग्रेविटेशन फोर्स है। और ये जो संतुलित हुआ, संतुलन का कारण क्या है? ये है
पृथ्वी का अपकेंद्री, जो मैं पहले आपको बताया था, पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आप ध्यान रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर चंद्रमा ने इधर खींचा है, चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर इधर जो बैलेंस हुआ पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो ये बैलेंस करता। तो आप समझिएगा कि ज्वार का अनुभव दोनों तरफ होता है, विपरीत दिशा में ही, और उस बल को जो संतुलित करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया से आप याद रखिएगा। दुनिया फैक्ट अगर आप एक लिख लें कि जो फंडी की खाड़ी है कनाडा में, वहाँ ज्वार मैक्सिमम हाइट तक आता 15 से 18 फीट। तो मैक्स हाइट का टाइड तो फंडी, बे ऑफ फंडी, कनाडा। साउथहैम्पटन इंग्लैंड में दिन में 4 बार ज्वार आता है। बस, तो एक स्टेटमेंट और आप लिखना चाहें, लिखने की साउथहैम्पटन इंग्लैंड में दिन में 4 बार ज्वार। कोई डाउट होगा आप पुनः पूछ लीजिएगा, मैं समझता हूँ डाउट नहीं होगा। क्लास काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो जय हिंद, जय भारत।